गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम दोबारा से किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पार्ट नंबर 9 8 तक हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। पार्ट नंबर 9 का आज ऑडियो वर्जन आप सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश। रक्षात्मक निवेशक के लिए एक रास्ता अपने धन के निवेश कंपनी के शेयरों में लगाना होता है। इन्हें धारक की मांग पर शुद्ध अस्थि मूल्य पर भुनाया जा सकता है। इन्हें आमतौर पर म्यूचुअल फंड या ओपन एंड फंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से ज्यादातर अतिरिक्त शेयरों को सक्रिय रूप से सेल्समैनों के माध्यम से बेचते हैं जो शेयर भुनाए नहीं जा सकते। उन्हें क्लोज एंड कंपनियों का फंड कहा जाता है। तुलनात्मक रूप से इन शेयरों की संख्या स्थिर रहती है। हर तरह के फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड रहते हैं। ये इसके नियमों और नियंत्रण के अधीन होते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। 1970 के अंत में SEC के पास 383 फंड रजिस्टर्ड थे जिनकी कुल संपत्ति $54.6 बिलियन थी। इनमें से 356 कंपनियां म्यूचुअल फंड की थी जो $50.6 बिलियन की थी। 4 बिलियन डॉलर वाली 27 कंपनियों के क्लोज एंड फंड्स थे। इन फंड को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, इनके पोर्टफोलियो के विस्तृत विभाजन पर। वे बैलेंस्ड फंड कहलाते हैं यदि उनमें बॉन्ड की संख्या अधिक, आमतौर पर लगभग 1/3 हो, या वे स्टॉक फंड कहलाते हैं। कोट्स SEC के साथ पंजीकृत न होने या अनिवार्य वित्तीय फाइलिंग न करने पर एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड, एक क्लोज एंड फंड या एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड द्वारा पब्लिक को शेयर बेचना फेडरल कानून का उल्लंघन है। फंड उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग था लेकिन अब वो एक विशाल उद्योग हो गया है। वर्ष 2002 के अंत में 8,279 म्यूचुअल फंडों के पास $6.56 ट्रिलियन की पूंजी थी। वही 514 क्लोज एंड फंडों की संपत्ति $149.6 बिलियन थी। इसी प्रकार 116 एक्सचेंज ट्रेड फंड या ETF के पास $109.7 बिलियन की संपत्ति थी। इन आंकड़ों में ऐसे फंड जैसे निवेश परिवर्तनीय वार्षिकी और इकाई निवेश ट्रस्ट को शामिल नहीं किया गया है यदि इनकी होल्डिंग में लगभग सभी साधारण शेयर हो। इसके अलावा कुछ और भी किस्म है जैसे बॉन्ड फंड, हेज फंड, लेटर स्टॉक फंड आदि। एक अन्य तरीका इनके उद्देश्यों का हो सकता है क्योंकि इनका मुख्य लक्ष्य कमाई, मूल्य स्थिरता या पूंजीगत वृद्धि ग्रोथ है। एक और भेद इनके बिक्री का तरीका हो सकता है। लोड फंड के मूल्य में प्रभारों के पूर्व बिक्री प्रभार, आमतौर पर न्यूनतम खरीद पर अस्थि के मूल्य का लगभग 99% को भी जोड़ा जाता है। शेष, जिन्हें नो लोड फंड के नाम से जाना जाता है, वे ऐसा प्रभार नहीं लेते। प्रबंधन पूंजी संभालने के लिए केवल सामान्य निवेश सलाह फीस से ही संतुष्ट होते हैं। चूंकि उन्हें सेल्समैन को कमीशन नहीं देना होता, इसलिए नो लोड फंड थोड़े सस्ते होते हैं। क्लोज एंड फंड पर खरीद व बिक्री भाव कंपनियां तय नहीं करती, बल्कि इनमें खुले बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसा कि अन्य सामान कॉर्पोरेट स्टॉक में होता है। अधिकांश कंपनियां आयकर कानूनों के विशेष प्रावधानों के तहत काम करती हैं, जिन्हें इस तरह बनाया गया है कि शेयरधारक को अपनी आय पर दोहरा टैक्स देने से राहत मिले। वस्तुतः फंड को अपने लगभग सभी तरह की साधारण आय जैसे लाभांश व प्राप्त ब्याज, इनमें से खर्च घटाकर का भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निवेश को बेचने से प्राप्त दीर्घावधि मुनाफे पर भी कैपिटल गेन लाभांश के तौर पर भी भुगतान करना होता है, जिसे शेयरधारक ऐसे लेते हैं जैसे यह केवल उनकी प्रतिभूति मुनाफा है। इससे एक और विकल्प है जिसने हमने घालमेल से बचने के लिए टाल दिया है। लगभग सभी फंड में एक ही वर्ग का सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग होता है। कोट्स प्रमुख प्रकार के म्यूचुअल फंडों की सूची पर पाई जा सकती है। लेटर स्टॉक फंड अब बंद हो चुका है। वहीं SEC नियमों के तहत हेज फंड द्वारा किसी ऐसे निवेशक जिसकी वार्षिक आय $2 लाख से कम हो या जिसकी कुल संपत्ति $1 मिलियन से कम हो को शेयर बेचना आमतौर पर प्रतिबंधित होता है। आज स्टॉक फंड पर अधिकतम सेल्स लोड यानी बिक्री भार लगभग 5.75% है। यदि आप 5.75 बिक्री भार के साथ एक फंड में $10,000 का निवेश करते हैं तो $575 उस व्यक्ति और ब्रोकरेज फर्म के पास जाएंगे जिसने इसे आपको बेचा था, जिससे प्रारंभिक शुद्ध निवेश $9,425 ही होगा। $575 का बिक्री
शुल्क वास्तव में उस राशि का 6.1% है। ग्राहम शुल्क की गणना के मानक तरीके को बिक्री नौटंकी कहते हैं। 1980 के दशक के बाद से नो लोड फंड यानी बिना किसी बिक्री भार वाले फंड लोकप्रिय हो गए हैं और वो किसी भी हिसाब से आकार में लोड फंडों से छोटे नहीं होते हैं। आज लगभग हर म्यूचुअल फंड का रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी पर IRIC के रूप में कर लगाया जाता है। तात्पर्य है कि यदि एक म्यूचुअल फंड अपने शेयर धारकों को अनिवार्य रूप से अपने सभी आय का भुगतान करता है तो उसे कॉर्पोरेट आय से मुक्त रखा जाता है। एक नया पेज 1967 में पेश हुआ जिसने पूंजीकरण को प्रीफर्ड इशू में विभाजित कर दिया, जिससे सारी आम आय प्राप्त होती थी, और कैपिटल इशू या साधारण शेयर जिसमें हर तरह की प्रतिभूतियों का विक्रय मुनाफा प्राप्त होता है। इन्हें डॉल पर्पस फंड कहा जाता है। बहुत सी कंपनियां जो अपना प्रमुख लक्ष्य पूंजी वृद्धि बताती हैं वे कथित ग्रोथ स्टॉक्स को खरीदने तक केंद्रित रहती हैं और अक्सर उनके नाम में ग्रोथ शब्द रहता है। इनमें से कुछ रसायन, विमानन और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होती हैं, जिसका संकेत आमतौर पर उनके नाम से भी मिलता है। जो निवेशक फंड शेयरों में बुद्धिमानी से प्रतिबद्धता चाहते हैं उनके लिए बड़े और कुछ मायनों में चकरा देने वाले विविध विकल्प होते हैं जो प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों से बहुत अलग नहीं होते। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ मुख्य सवालों के जवाब देंगे, जैसे पहला, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे निवेशक सही फंड का चुनाव कर औसत से बेहतर परिणाम हासिल कर सके? प्रश्न, परफॉर्मेंस फंड के बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, यदि नहीं तो वह ऐसे फंड चुनने से कैसे बचे जो उन्हें औसत से खराब परिणाम दे सकते हैं? तीसरा, वह विभिन्न प्रकार के फंड जैसे बैलेंस्ड बनाम सभी स्टॉक्स, ओपन एंड बनाम क्लोज एंड, लोड बनाम नो लोड फंड के बीच बुद्धिमानी से कैसे चुनाव कर सकते हैं? कोट्स, अस्त व्यवस्था से बचने के लिए ग्राहम एक विकल्प की चर्चा नहीं करते हैं। एक फंड अपनी एक होल्डिंग को सीधे फंड के शेयरधारकों को वितरित करने के लिए SEC से विशेष अनुमति मांग सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा ग्राहम न्यूमैन कॉर्प ने 1948 में किया था। ग्राहम न्यूमैन कॉर्प ने GEICO में अपने शेयरों को अपने निवेशकों के बीच वितरित कर दिया था। हालांकि इस प्रकार का वितरण असाधारण रूप से दुर्लभ है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में लोकप्रिय डॉल पर्पस फंड यानी दोहरे उद्देश्य वाले फंड अब बाजार से गायब हो गए हैं। यह वास्तव में एक आखिरी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि डॉल पर्पस फंड अपने निवेशकों को जन नफे जैसे दिग्गज निवेशकों के कौशल का लाभ उठाने का एक लचीला मौका दिया करते थे। शायद हाल के बियर मार्केट वाली मंदड़ियों के बाजार से निवेश के इस आकर्षक जरिए को पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा। 1960 के दशक के अंत में परफॉर्मेंस फंड बहुत लोकप्रिय हो गए थे। ये फंड 1990 के दशक में उत्तरार्ध के एग्रेसिव ग्रोथ फंड के समकक्ष थे और इसमें भी अपने निवेशकों की उससे बेहतर सेवा नहीं की। इन्वेस्टमेंट फंड का संपूर्ण प्रदर्शन। इन सवालों के जवाब देने से पूर्व हम फंड इंडस्ट्री के संपूर्ण प्रदर्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या इसने अपने शेयरधारकों के लिए अच्छा काम किया है? आमतौर पर फंड निवेशकों उनसे किस तरह बेहतर रहते हैं जिन्होंने सीधे निवेश किया है? हम काफी निश्चित है कि फंड ने कुल मिलाकर एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति की है। वे बचत और निवेश की अच्छी आदत को प्रोत्साहित करते हैं। इन्होंने अनगिनत लोगों को शेयर बाजार में महंगी पड़ने वाली गलतियां करने से बचाया है। उन्होंने अपनी भागीदारी को साधारण शेयरों के कुल रिटर्न के अनुरूप आय और मुनाफा प्रदान किया है। तुलनात्मक आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में विशेष रूप से निवेश फंड शेयरों में अपना पैसा लगाने वाले औसत व्यक्ति ने उस औसत व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन किया है जिसने सीधे अपने सामान्य स्टॉक की खरीदारी की है। यह अंतिम बिंदु शायद सच है। हालांकि फंड का वास्तविक प्रदर्शन कुल साधारण शेयरों से ज़्यादा बेहतर प्रतीत नहीं होता और म्यूचुअल फंड में निवेश की लागत सीधी खरीदी से ज़्यादा होती है। औसत व्यक्ति की वास्तविक पसंद एक अच्छी तरह से संतुलित सामान्य स्टॉक पोर्टफोलियो के निर्माण और अधिग्रहण करने या यही काम थोड़ा अधिक महंगा फंड खरीद कर सकने के बीच नहीं होती। बहुत संभव है कि उसका चयन एक तरफ दरवाजे की घंटी बजाकर म्यूचुअल फंड बेचने वाले सेल्समैनों के छल कपट तथा उससे भी अधिक कपटी व दूसरे और तीसरे दर्जे के नए प्रस्ताव भेजने वाले ज्यादा खतरनाक विक्रेताओं में से किसी एक के सामने झुकने में होता है।
हमें यह भी लगता है कि औसत व्यक्ति जो ये सोचकर ब्रोकरेज खाता खुलवाता है कि रूढ़िवादी साधारणतः शेयर निवेश उसके लिए बेहतर रहेगा, अंत में खुद को स्पेकुलेशन और स्पेकुलेटिव हानि की दिशा वाले प्रतिकूल प्रभाव में घिरा पाता है। वही म्यूचुअल फंड खरीदार के लिए ऐसा लालच बहुत कम होता है। लेकिन निवेश फंड का प्रदर्शन आमतौर के मुकाबले कैसा रहा है, ये कुछ हद तक वित्तीय विषय है, लेकिन हमें इसे सरल लेकिन उचित शैली से समझने का प्रयास करना होगा। टेबल 9-1 में 1961 से 1970 के लिए हमारे 10 बड़े स्टॉक फंड के 1970 के अंत के गणनात्मक परिणाम दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए प्रत्येक प्रबंधन समूह में से एक सबसे बड़े को चुनना होगा। इसमें इनमें से हर एक फंड के 1965, 1966, 1970 के बीच के तथा एकल वर्षों 1969 और 1970 के कुल रिटर्न का सार दिया है। हमने इन 10 फंड में से प्रत्येक के प्रति शेयर आधार पर औसत परिणाम भी दिए हैं। 1969 के अंत में इन कंपनियों को संयुक्त संपत्ति $15 बिलियन से भी अधिक थी, या समस्त साधारण स्टॉक फंड की 1/3 थी। इस प्रकार ये काफी हद तक पूरी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इस सूची में इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूर्वाग्रह होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां बाकियों की तुलना में ज्यादा तेजी से विस्तार की पात्र रही होंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। Management result of 10 large mutual fund affiliated fund indicated 5 years 1961 to 65 all plus 71%, 5 years 66 to 70 plus 19.7%, 10 years 1961 to 1970 105.3%, 1969 minus 40.3%, 97। इस टेबल से कुछ दिलचस्प तथ्य मिल सकते हैं। पहला, हमें ज्ञात होता है कि 1961 से 1970 तक इन 10 फंड का कुल परिणाम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक्स कंपोजिटिव एवरेज या S&P 425 इंडस्ट्रियल स्टॉक्स एवरेज से बहुत अलग नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से DJIA से बेहतर अवश्य था। इससे यह दिलचस्प सवाल उठता है कि DJIA के 30 दिग्गजों का प्रदर्शन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा उपयोग की गई बहुसंख्यक व मिश्रित प्रतीत होती सूची से ज्यादा खराब कैसे रहा। दूसरा बिंदु यह है कि बीते 5 वर्षों में उससे पहले के 5 वर्षों के मुकाबले S&P इंडेक्स की तुलना में फंड का औसत प्रदर्शन सुधरा है। 1961 से 1965 के दौरान फंड की वृद्धि गति S&P से थोड़ी धीमी रही तथा 1966 से 1970 के S&P से थोड़ा अधिक थी। तीसरा बिंदु यह है कि व्यक्तिगत फंड के परिणामों में बहुत भारी अंतर रहा। हमें नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संपूर्ण बाजार से बेहतर ना कर पाने के लिए आलोचना की जा सकती है। इनके मैनेजर और उनके पेशेवर प्रतिस्पर्धी इतने बड़े पैमाने पर सभी विक्रय योग्य साधारण शेयरों का प्रबंधन करते हैं कि बाजार में जो कुछ भी होता है उसका उनके फंड के साथ अनिवार्य रूप से होना लगभग आवश्यक है। ध्यान दें कि 1969 के अंत में बीमित कमर्शियल बैंकों के ट्रस्ट एसेट में 181 बिलियन डॉलर के शेयर स्टॉक भी शामिल थे। यदि हम निवेश सलाहकारों द्वारा संभाले जा रहे खातों को भी जोड़ दें तथा 56 बिलियन डॉलर के म्यूचुअल फंड व ऐसे ही फंड भी जोड़ दें, तो हमें यहाँ निष्कर्ष निकालना होगा कि इन सभी पेशेवरों के सामूहिक फैसले काफी हद तक शेयर औसत की गति को तय करते हैं तथा स्टॉक एवरेज की इसी गतिविधि से काफी हद तक फंड का कुल परिणाम तय होता है। क्या यह औसत फंड से बेहतर है और क्या निवेशक इन्हें इसलिए चुन सकता है जिससे वो अपने लिए बेहतर परिणाम हासिल कर सके? जाहिर है सभी निवेशक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, जहां कोई किसी दूसरे से बेहतर नहीं कर रहा था। चलिए सबसे पहले इस सवाल पर सरलीकृत रीति से विचार करते हैं। निवेशक ये क्यों नहीं जान सकता कि कौन सा फंड अतीत में पर्याप्त वर्षों तक सर्वोत्तम प्रदर्शन करता रहा है? इससे यह अनुमान लगा सकता है कि उसका प्रबंधन सबसे योग्य है और इस कारण यह भविष्य में औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और यह अपने धन उसी फंड में लगाए। यह योजना अधिक व्यावहारिक लगती है क्योंकि म्यूचुअल फंड के मामले में इस तरह इस सर्वाधिक योग्य प्रबंधन को इसे अन्य फंड के मुकाबले बिना अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। इसके विपरीत गैर निवेशक कॉर्पोरेशनों में से सबसे अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियां अपनी वर्तमान आय व अस्तियों के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से अधिक भाव पर बिकती हैं। कोट्स
10 साल तक की अवधि के लिए डाउ और S&P 500 के रिटर्न में एक बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन एक विशिष्ट निवेश जीवन काल 25 से 50 वर्ष के दौरान दोनों का रिटर्न लगभग एक दूसरे के समान होने की प्रवृत्ति देखी गई है। इस बिंदु पर मिले बीते वर्षों के परिणाम विरोधाभासी रहे, लेकिन हमारी टेबल 9-1 में 10 बड़े फंड को शामिल किया गया है जो संकेत करते हैं कि 1961 से 1965 के बीच शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वालों द्वारा दर्शाए परिणाम पूर्ण रूप से 1966 से 1970 के बीच शीर्ष 5 प्रदर्शन करने तक भी गए। हालांकि इनमें से 2 सेट उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना अन्य 5 के 2 सेट ने किया। हमारा अध्ययन संकेत करता है कि म्यूचुअल फंड शेयरों में निवेश करने वालों को अतीत के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के तुलनात्मक प्रदर्शन पर समुचित विचार करना चाहिए। अगर डेटा पूरे बाजार में कुल बढ़त गतिविधि का मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व न करता हो, अपरंपरागत तरीकों से शानदार अनुकूल परिणाम पाए जा सकते हैं, जैसा कि हमने अपने आगामी सेक्शन परफॉर्मेंस फंड में दर्शाया है। ये परिणाम अपने आप में संकेत करते हैं कि फंड मैनेजर अनावश्यक स्पेकुलेटिव जोखिम लेते हैं और कुछ समय के लिए इसमें सफल भी हो जाते हैं। परफॉर्मेंस फंड हाल ही के वर्षों में एक नई घटना निवेश फंड तथा बहुत से अन्य ट्रस्ट फंड में भी प्रबंधन में परफॉर्मेंस कल्ट का आना थी। हम इस सेक्शन की शुरुआत इस अहम अस्वीकारगन के साथ करना चाहेंगे कि यह बड़ी संख्या में सुस्थापित फंड पर लागू नहीं होता, बल्कि अपेक्षाकृत इंडस्ट्री के बहुत छोटे सेक्शन पर लागू होता है जिसने अनुचित ध्यान आकर्षण किया है। ये कहानी सीधी है। कुछ प्रभारी इस तरह निकल पड़े जिससे औसत या DJIA से बेहतर परिणाम मिल सके। ये कुछ समय तक ऐसा करने में सफल रहे, जिससे उन्हें काफी प्रचार और संभालने के लिए अतिरिक्त फंड भी मिले। ये लक्ष्य उचित था, दुर्भाग्यवश ऐसा लगता भर है। निवेश में वस्तुतः बड़े फंड के लक्ष्य को बिना उतना ही बड़ा जोखिम लिए हासिल नहीं कर सकता और तुलनात्मक रूप से थोड़े ही समय में इस पूर्व में लिए जोखिम के परिणाम भी आने लगे। परफॉर्मेंस परिघटना के कारण घटी कुछ घटनाओं से उन लोगों को अमंगलकारी विचार आने लगे जिन्हें पहले भी बल्कि 1920 के दशक में ही ये अनुभव हुआ था और जिस कारण उनके विचारों को पुराना और इस नए युग दूसरे के लिए अप्रासंगिक माना जा रहा था। पहली बात, वह इस बिंदु पर शानदार प्रदर्शन करने वाले तकरीबन सभी लोग 30 या 40 के दशक के युवा थे, जिनका प्रत्यक्ष वित्तीय अनुभव कुल मिलाकर 1948 से 1968 के बीच के सतत चलने वाले तेजी के बाजार तक सीमित था। दूसरा, वे अक्सर ऐसे दर्शाते थे जैसे अच्छे निवेश की परिभाषा ऐसा स्टॉक है जिसमें अगले कुछ माह में बाजार में अच्छी बढ़त की संभावना है। इस कारण वे नए उद्यमों में ऐसे बड़े सौदे कर बैठे जिनके भाव उनकी अस्तियों या दर्ज आय पर पूर्णतः अनुचित थे। उन्हें न्यायोचित केवल उन संस्थानों की भावी उपलब्धियों की मिश्रित मासूम आशा पर ही ठहराया जा सकता था जो स्पष्ट रूप से बेखबर और लोभी जनता के कल्पित उत्साह का चतुराई से शोषण कर रहे थे। इस सेक्शन में लोगों का नामोल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा हर कारण है कि हम कंपनियों को ठोस उदाहरण दे सके। जनता के नज़र में निश्चित ही परफॉर्मेंस फंड 1965 के अंत में आयोजित मैनहट्टन फंड इंक था। इसका पहला प्रस्ताव $9.25 से $10 प्रति शेयर पर 27 मिलियन शेयरों का था। कंपनी ने 247 मिलियन की पूंजी से शुरुआत की। निश्चित ही इसका जोर पूंजीगत लाभ पर था। इनका ज्यादातर फंड उन इशू में निवेशित था जो अपने वर्तमान आय से उच्च गुणक पर बिक रहे थे, लाभांश नहीं। यह बहुत कम देते थे। जिनके स्पेकुलेटिव अनुगामी बहुत अधिक थे वह उनके भाव की गति शानदार थी। 1967 में फंड ने S&P कंपोजिटिव इंडेक्स के 11% के मुकाबले 38.6% का कुल लाभ दर्शाया, लेकिन इसके बाद इनका प्रदर्शन कमजोर होता गया, जैसा कि टेबल 9-2 में दिखाया गया है। वर्ष 1969 के अंत में मैनहट्टन फंड का पोर्टफोलियो कम से कम कहने के लिए तो गैर रूढ़िवादी था। एक असाधारण तथ्य यह था कि इसके 2 सबसे बड़े निवेश ऐसी कंपनियों में थे जिन्होंने 6 महीने बाद ही दिवालियापन दायर कर दिया और तीसरी कंपनी पर 1971 में ऋणदाताओं ने कार्रवाई की। एक और असाधारण तथ्य यह था कि इन डूब रही कंपनियों में से कम एक के शेयर की खरीद न केवल निवेश फंड ने बल्कि यूनिवर्सिटी एंडोमेंट फंड व बड़े बैंकिंग संस्थानों के ट्रस्ट विभागों और ऐसे ही अन्यों ने की थी। तीसरा असाधारण तथ्य यह है कि मैनहट्टन फंड के संस्थापक
प्रबंधक ने एक पृथक संस्थागत प्रबंधन कंपनी में अपने शेयर किसी दूसरे बड़े संस्थान को $20 मिलियन से अधिक में बेच दिए थे। उस वक्त विक्रय हुई प्रबंधन कंपनी की कुल आस्तियां $1 मिलियन से भी कम थी। निसंदेह ये प्रबंधक और प्रबंधितों के बीच की अब तक की सबसे बड़ी असमानताओं में से एक थी। 1969 के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें 19 लोगों के बारे में बताया गया था जो उस दक्षतापूर्ण खेल में शीर्ष पर थे, जिसमें अन्य लोगों के कई बिलियन डॉलर का प्रबंधन करना था। सारा रूप से हमें ज्ञात हुआ है कि वे युवा हैं। उनमें से कुछ साल भर में $1 मिलियन से भी अधिक कमाते हैं। कोट्स ग्राहम बर्बाद कंपनियों में से एक का संदर्भ देते हैं। इसका नाम नेशनल स्टूडेंट मार्केटिंग हॉर्स था। यह वास्तव में स्टॉक के बेस में ठगी में संलिप्त कंपनी थी। एंड्रयू टोबियास की द फनी मनी गेम में इसकी कहानी का शानदार ढंग से बताया गया है। एनएसएम के करिश्माई संस्थापक कॉर्ट रॉन्डले द्वारा बेवकूफ बनाए जाने वाले निवेशकों में कार्नेल और हार्वर्ड की बंदोबस्ती फंड और मॉर्गन गारंटी एंड बैंकर्स ट्रस्ट जैसे प्रतिष्ठित बैंकों के ट्रस्ट विभाग शामिल हैं। टेबल 9-2 ए परफॉर्मेंस फंड पोर्टफोलियो एंड परफॉर्मेंस लार्जर होल्डिंग एंड मैनहट्टन फंड December 31, 1969 शेयर हेल्ड 1000 इशू प्राइस अर्न 1969 डिविडेंड 1969 मार्केट वैल्यू मिलियंस 60 शेयर होल्ड्स 60,000 टेलीप्रॉम्प्टर प्राइस 99 अर्न 1969 $90.99 डिविडेंड नन मार्केट वैल्यू मिलियंस $6.0 डेल्टोना फेडर्स हॉरिजन कॉर्पोरेशन रोज कंपनी मेटल इंक पॉलामिड नेट स्टूडेंट मार्केटिंग टैक्स कॉर्पोरेशन बॉस्क्लॉम फोर सीजन नर्सिंग इंट बिजनेस मशीनेस नेट कैश रजिस्टर सेक्शन इंडस्ट्रीज कैरियर एकेडमी किंग रिसोर्सेज। इसी तरह की कंपनियों का यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस दिखाया गया है। उन सबसे बाजार के प्रति पूर्ण आसक्ति है और उनमें जीतने का शानदार कौशल है। इस शीर्ष ग्रुप की उपलब्धियों का काफी अच्छा अंदाजा उनके द्वारा प्रबंधित फंड के प्रकाशित परिणामों की जांच से मिल सकता है। फंड संबंधी परिणाम द मनी मैनेजर में उल्लेखित 19 लोगों में से 12 द्वारा निर्देशित फंड के उपलब्ध परिणामों में मिलते हैं। आमतौर पर 1966 में उनका प्रदर्शन अच्छा और 1967 में शानदार रहा। 1968 में उनका प्रदर्शन औसतन अच्छा लेकिन व्यक्तिगत फंड में मिश्रित रहा। 1969 में उन सब को नुकसान हुआ और केवल एक ही S&P कंपोजिटिव इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर सका। 1970 में उनका तुलनात्मक प्रदर्शन 1969 से भी खराब रहा। हमने ये तस्वीर इस नीति की तरफ इशारा करने के लिए दिखाई है जिसे संभवतः प्राचीन फ्रेंच कहावत में सबसे अच्छी तरह किया गया है। प्लस का चेंज प्लस डेस्ट इन माइंड ऑफ चोस। तीव्र बुद्धि ऊर्जावान लोग अक्सर युवा हमेशा से ही दूसरों के धन से चमत्कार करने का वादा करते रहे हैं। वे अक्सर कुछ समय तक ऐसा कर पाते हैं या कम से कम लगता है ऐसा कर रहे हैं और अंत में अनिवार्य रूप से जनता के नुकसान का कारण बनते हैं। लगभग आधी सदी पहले इन चमत्कारों के साथ अक्सर अस्पष्ट हेरफेर, गुमराह करने वाले कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, खराब पूंजीकरण संरचना और अन्य अर्धभ्रामक वित्तीय व्यवहार भी होते हैं। इन सब के कारण सीईसी ने वित्तीय नियंत्रण के लिए विस्तृत व्यवस्था बनाई। साथ ही साथ आम जनता की तरफ से भी साधारण शेयरों पर सावधानी से निगाह रखी जाने लगे। 1965 से 1969 के बीच नए धन प्रबंधकों के कारण 1926 से 1929 के बीच की धोखाधड़ी के पूरे एक पीढ़ी से थोड़ा अधिक के बाद आए। 1929 के क्रैश के बाद प्रतिबंधित विशिष्ट कदाचार का अब कोई सहारा नहीं था। इनमें जेल की सजा का जोखिम भी शामिल था, लेकिन वॉल स्ट्रीट में इनकी जगह ऐसे अनेक नए उपकरणों और तिगड़मों ने ले ली थी। कोर्स जितना अधिक चीजें बदलती हैं उतनी ही वो वैसे ही रहती हैं। इस बात के एक सबसे हाल के प्रमाण के रूप में 29 वर्षीय करिश्माई लड़के रायन जैकब का उदाहरण लीजिए। जैकब ने वर्ष 1999 के अंत में जैकब इंटरनेट फंड लॉन्च किया। इसके पहले उसने .com फंड में 216% का रिटर्न अर्जित किया था। 2000 के पहले कुछ हफ्तों में निवेशकों ने जैकब के फंड में लगभग $100 मिलियन का निवेश किया, लेकिन इसके बाद इस फंड को 2000 में
79.1%, 2001 में 56.4% और 2002 में 13% का नुकसान हुआ। यानी कुल मिलाकर 92% का नुकसान। इस नुकसान ने जैकब के निवेशकों को उससे भी अधिक समझदार और बूढ़ा बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1999 से 2002 का विनाशकारी चक्रीय उतार चढ़ाव पिछले विध्वंसकारी चक्र के लगभग 35 साल बाद आया था। शायद पिछली बार नई अर्थव्यवस्था को लेकर हुए पागलपन को नहीं याद रखने वालों के मुकाबले याद रखने वाले निवेशकों का प्रभाव कम होने के में लगभग 35 वर्ष लगते हैं। यदि ये अनुमान सही है तो एक बुद्धिमान निवेशक वर्ष 2030 के आसपास तक विशेष रूप से सतर्क रहेगा। भाव में सीधी हेरफेर गायब हो गया, लेकिन ऐसे और भी तरीके थे जिससे मासूम जनता को हॉट इशू में लाभ की संभावनाएं दिखाकर लुभाया जा सकता था। लिटल स्टॉक के ब्लॉक्स को अद्भुत बाजार भाव से कम पर खरीदा जा सकता था, जिसका कारण उनके विक्रय में छिपे प्रतिबंध थे। ये तुरंत ही पूर्ण बाजार मूल्य रिपोर्ट में शामिल हो सकते थे और इसमें आकर्षक व भरमपूर्ण मुनाफा दिखने लगता था। और ऐसा ही अन्य चीजें। यह हैरान कर देने वाला है कि बिल्कुल अलग तरह के नियम व निषेधाज्ञा के वातावरण में भी वॉल स्ट्रीट ने 1920 के दशक जैसी ज्यादतियों व खामियों के कितने सारे प्रतिरूप बना लिए थे। निश्चित ही नए नियम और नए निषेध भी होंगे। 1960 के दशक के अंत के विशिष्ट दुरुपयोगों को वॉल स्ट्रीट से काफी उचित रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, लेकिन यह सोचना कुछ ज्यादा ही है कि स्पेकुलेशन सट्टा कभी समाप्त हो सकता है। यह इस आवेग को कभी नष्ट किया जा सकता है। यह इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अस्त्र शस्त्र का हिस्सा है कि वो इन असाधारण रूप से लोकप्रिय भ्रमों को पहचाने और इनसे जितना हो सके उतना दूर रहे। अगर हम 1967 के शानदार रिकॉर्ड के बाद से आरंभ करें तो इनमें से अधिकांश परफॉर्मेंस फंड की तस्वीर बेहद खराब होगी। 1967 के आंकड़ों को शामिल करें तो इन्हें पूरी तरह देखने के बाद कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन उतना अनर्थकारी नहीं है। इस प्रकार एक मनी मैनेजर ऑपरेटर ने S&P कंपोजिटिव इंडेक्स से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 3 अन्य काफी खराब रहे और शेष 6 भी वैसे ही थे। चलिए परफॉर्मेंस फंड के एक और समूह की पड़ताल करते हैं। 1967 में जिन 10 का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, उनमें उस अकेले वर्ष में लाभ का विस्तार 84% से 301% तक रहा। इनमें से 4 का 4 वर्षीय प्रदर्शन, अगर इनमें 1967 के लाभ को भी शामिल करें तो कुल परिणाम S&P इंडेक्स से बेहतर रहा। इनमें से 2 1968 से 1970 में इंडेक्स से बेहतर रहे। इनमें से कोई भी फंड बड़ा नहीं था तथा इनका औसत आकार लगभग $60 मिलियन का था। इस प्रकार ये ठोस संकेत है कि लगातार शानदार परिणाम पाने के लिए आकार छोटा होना एक अनिवार्य कारक है। उपरोक्त वर्णन में अंतर्निहित निष्कर्ष है कि शानदार प्रदर्शन करने वाले निवेश फंड मैनेजरों को तलाशने में एक विशिष्ट तरह का जोखिम हो सकता है। अब तक के सभी वित्तीय अनुभवों से संकेत मिलता है कि भली भांति प्रतिबंधित बड़े फंड कुछ वर्षों में औसत से थोड़ा ही अधिक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यदि इनका प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया जाए तो कुछ समय के लिए तो भ्रामक मुनाफे के शानदार परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद अनिवार्य रूप से विपत्तिपूर्ण हानि होगी। कुछ फंड के साथ ऐसा भी हुआ है जिन्होंने लगातार मान लीजिए 10 वर्ष या अधिक तक बाजार औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये दुर्लभ अपवाद है जिसका अधिकांश परिचालन विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ है और जिसमें उन्होंने पूंजी उपयोग पर आत्मरोपित सीमा लगाई और वे सक्रिय रूप से जनता को नहीं बेचे गए। क्लोज एंड बनाम ओपन एंड फंड। लगभग सभी म्यूचुअल फंड या ओपन एंड फंड जो अपने धारक को उनके पोर्टफोलियो में प्रतिदिन के भाव के मुताबिक शेयरों को नकद में बदलने का अधिकार देते हैं, उनमें नए शेयर बेचने की संबंधित मशीनरी भी होती है। इसका मतलब है कि इनमें से अधिकांश का आकार वर्ष बीतने के साथ ही बढ़ता जाता है। क्लोज एंड कंपनियां, जिनमें से लगभग सभी का गठन काफी समय पहले हुआ है, उनका स्थिर पूंजीगत ढांचा है और इसलिए इसका डॉलर महत्व कम है। ओपन एंड कंपनियों का विक्रय कई हजार ऊर्जावान और प्रभावतः उत्पादक सेल्समैन करते हैं। क्लोज एंड शेयरों के वितरण में विशेष रूप से किसी की दिलचस्पी नहीं होती। इसके फलस्वरूप यह संभव होता है कि अधिकांश म्यूचुअल फंड जनता को नेट एसेट वैल्यू से लगभग 9% अधिक सेल्समैन का कमीशन आदि फिक्स्ड प्रीमियम पर बेचे जाते हैं, जबकि अधिकांश क्लोज एंड शेयरों को हमेशा उनके एसेट वैल्यू से कम पर लिया जा सकता है। भाव में यह छूट हर कंपनी के लिए अलग होती है। तथ्य पूरे समूह के लिए औसत छूट भी एक से दूसरे तारीख में बदलती रहती है। इस बिंदु पर 1961 से 1970 के आंकड़ों को टेबल 9-3 में दर्शाया गया है।
इस संदेह के लिए ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता नहीं है कि ओपन एंड शेयर के मुकाबले क्लोज एंड में तुलनात्मक रूप से कम भाव का दो समूहों के कुल निवेश परिणामों में अंतर पर बहुत थोड़ा ही प्रभाव होता है। इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए 1961 से 1970 के दौरान इन दोनों समूहों के वार्षिक परिणामों की तुलना को टेबल 9-3 में शामिल किया गया है। इस तरह हम निवेशकों के चयन संबंधी बहुत कम स्पष्ट प्रमाणित नियमों में से एक पर पहुंच जाते हैं। यदि आप निवेश फंड में धन लगाना चाहते हैं तो क्लोज एंड शेयरों को उसके एसेट वैल्यू से 10 से 15% की छूट पर खरीदें। कोट्स, आज के समय में ओपन एंड फंड को ग्राहम के दुर्लभ अपवाद का समकक्ष कहा जा सकता है। हालांकि यह नए निवेशकों के लिए बंद है। तात्पर्य यह कि प्रबंधकों ने नकद लेना बंद कर दिया है। हालांकि इस वजह से प्रबंधक शुल्क से संभावित कमाई कम हो जाती है, लेकिन मौजूदा शेयरधारक को अधिकतम कमाई का अवसर मिल जाता है। अधिकांश फंड मैनेजर नंबर 1 बनने के बजाय नंबर 1 की तलाश करते हैं, इसलिए नए निवेशकों के लिए फंड बंद करना एक दुर्लभ और साहसी कदम है। इसके की टेबल 9-3 सर्टेन डाटा ऑन क्लोज एंड फंड, म्यूचुअल फंड एंड S&P कंपोजिटिव इंडेक्स 1961 टू 1970। ओपन एंड कंपनी के शेयरों पर उनकी एसेट वैल्यू से लगभग 9% से ज़्यादा प्रीमियम का भुगतान करें। यह मान लें कि दोनों समूहों में भावी लाभांश और एसेट वैल्यू में समान रूप से बदलाव होगा, तो इसे आप अपने क्लोज एंड शेयरों पर लगाए धन का बस 1/5 भाग अधिक पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेल्समैन तुरंत ही इसका इस तर्क से विरोध करेंगे कि यदि आपके पास क्लोज एंड शेयर है तो आप कभी सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे कि इन्हें किस भाव पर बेचा जा सकता है। संभव है कल इसमें डिस्काउंट अधिक मिलने लगे और आपको इसमें विस्तृत विस्तार वाला नुकसान हो। हमारे शेयर में आपको गारंटी होती है कि आप अपने शेयर पर 100% एसेट वैल्यू प्राप्त करें, इससे कम नहीं। चलिए इस तर्क की जांच करते हैं। यह तार्किकता व सहज बोध के लिए अच्छा अभ्यास रहेगा। सवाल, मान लीजिए क्लोज एंड फंड शेयरों पर डिस्काउंट बढ़ जाता है, तो इसी के समान खरीदे ओपन एंड शेयरों की तुलना में आपकी स्थिति किस हद तक खराब हो सकती है। इसके लिए थोड़ा गुना भाग करना होगा। मान लीजिए निवेशक अ ने 109% एसेट वैल्यू पर कुछ ओपन एंड शेयर खरीदे हैं और निवेशक बी ने क्लोज एंड शेयरों को 85% प्लस 1.5% कमीशन पर खरीदा है। दोनों ही शेयरों ने अपने एसेट वैल्यू पर मान लीजिए 4 वर्षों में 30% कमाया और भुगतान किया और अंत में उसी मूल्य पर पहुंच गए जहां से शुरुआत में थे। निवेशक ए अपने शेयरों को 100% मूल्य पर भुना लेता है और वो 9% प्रीमियम गंवा देता है जिसका उसने भुगतान किया था। उसका इस पूरी अवधि का कुल रिटर्न 30% है, जो एसेट वैल्यू पर 9% या 21% कम है। यह उसके निवेश का 19% है। निवेशक बी को अपने क्लोज एंड शेयरों पर क्या मिलेगा? अगर उसे भी अपने निवेश पर निवेशक ए जितना ही रिटर्न मिले, जवाब है 73% या एसेट वैल्यू पर 27% का डिस्काउंट। दूसरे शब्दों में क्लोज एंड व्यक्ति को बाजार छूट पर मोटे तौर पर 12 बिंदु लगभग दोगुने का नुकसान होगा, इससे पहले कि उसका रिटर्न ओपन एंड निवेशक जितना हो सके। इस मात्रा का प्रतिकूल परिवर्तन क्लोज एंड शेयर के इतिहास में शायद दुर्लभ ही हुआ होगा। अतः कोई संभावना नहीं है कि आपको प्रतिनिधि क्लोज एंड कंपनी में जिसे छूट पर खरीदा गया है कम कुल रिटर्न की प्राप्ति होगी। अगर उनका निवेश प्रदर्शन उनके प्रतिनिधि म्यूचुअल फंड के लगभग बराबर ही रहता है। अगर आमतौर पर 8.5% लोड वाले की जगह कम लोड या बिना लोड वाले विकल्प को चुना जाए तो क्लोज एंड निवेश का लाभ निश्चित ही कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह लाभ तो रहेगा ही। यह तथ्य कि कुछ क्लोज एंड फंड को प्रीमियम पर अधिकांश म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित वास्तविक 9% प्रभार से ज्यादा पर बेचा जा रहा है, तो यह निवेशक के लिए अलग सवाल होगा। क्या इन प्रीमियम कंपनियों से इतना शानदार प्रबंधन है जिसने अपने बड़े भाव को प्रमाणित करने योग्य समुचित प्रमाण दिए हैं? अगर उत्तर को पिछले 5 या 10 वर्षों के तुलनात्मक परिणामों में तलाशा जाए तो इसका उत्तर ना प्रतीत होता है। 6 में से 3 प्रीमियम कंपनियों में मुख्य रूप से विदेशी निवेश था। इनके विस्मयकारी कारकों में हाल ही के कुछ वर्षों में भाव में बड़ी विविधता है। 1970 के अंत में इनमें से एक अपने उच्च भाव में केवल 1/4 पर, दूसरा 1/3 पर और एक अन्य आधे से भी कम भाव पर बिका। अगर हम 3 घरेलू कंपनियों के एसेट वैल्यू से अधिक पर बिकने की बात करें तो हम पाएंगे कि इसका औसत 10 वर्षीय कुल रिटर्न अन्य 10 डिस्काउंट उद्देश्य
अगर हम 3 घरेलू कंपनियों के एसेट वैल्यू से अधिक पर बिकने की बात करें तो हम पाएंगे कि इसका औसत 10 वर्षीय कुल रिटर्न अन्य 10 डिस्काउंट फंड से कुछ हद तक बेहतर रहा है, लेकिन बीते 5 वर्षों में इसका उलट हुआ। टेबल 9-5 में हमारी दो सबसे पुरानी और बड़ी क्लोजन फंड कंपनियां लेहमन कॉर्प तथा जनरल अमेरिकन इन्वेस्टर्स के 1961 से 1970 के रिकॉर्ड की तुलना करें। 1970 के अंत में इनमें से एक अपने नेट एसेट वैल्यू के 14% अधिक पर और दूसरा 7.6% कम पर बिकी। नेट एसेट की तुलना में भाव का अंतर इन आंकड़ों द्वारा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। बैलेंस फंड में निवेश वाइजन हार्बर रिपोर्ट में शामिल 23 बैलेंस फंड ने अपने एसेट का 25% से 59% के बीच प्रीफर्ड स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाया है, जिसका औसत सिर्फ 40% है। बाकी साधारण शेयरों में रखा गया था। पारंपरिक निवेशक के लिए ज़्यादा तार्किक है कि वो अपने बॉन्ड टाइप निवेश सीधे करें, बजाय इसके कि इन्हें अपने म्यूचुअल फंड प्रतिबद्धता का हिस्सा बनाए। 1970 में इन बैलेंस फंड ने अपने एसेट वैल्यू पर केवल 3.9% प्रति वर्ष या इसके लिए मांगे भाव का 3.6% का रिटर्न दर्शाया था। निवेशक के बॉन्ड पोर्टफोलियो के बॉन्ड घटक के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सेविंग बॉन्ड्स या ए अथवा बेहतर रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदना ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। अध्याय 9 पर टिप्पणी। स्कूल में शिक्षक ने बिली बॉब से पूछा, अगर आपके पास 12 भेड़ हो और एक भेड़ कूदकर बाड़े से बाहर चली जाए तो आपके पास कितनी भेड़ बचेगी? बिली बॉब ने जवाब दिया, एक भी नहीं। शिक्षक ने कहा, इसका मतलब तुम घटाना नहीं जानते? बिली बॉब ने जवाब दिया, शायद ना जानता हूं, लेकिन मैं अपनी भेड़ों को अवश्य जानता हूं। टेक्सास का एक पुराना चुटकुला। लगभग सटीक पूर्णतः अमेरिकी रचना। म्यूचुअल फंड को 1924 में पहली बार एल्युमिनियम पॉट और पैन के पूर्व विक्रेता एडवर्ड जी लेफलर ने पेश किया था। म्यूचुअल फंड काफी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविधीकृत, पेशेवर ढंग से प्रबंधित होते हैं तथा फेडरल सिक्योरिटी लॉ के सबसे सख्त प्रावधानों के मजबूत नियमों के तहत विनियमित हैं। निवेश को लगभग सभी के लिए आसान और सस्ता बनाकर फंड तकरीबन $54 मिलियन अमेरिकी परिवारों और दुनिया भर में कई मिलियन अन्य को निवेश की मुख्य धारा में लाए, जो संभवतः वित्तीय लोकतंत्र में कभी अर्जित की गई सबसे महान प्रगति थी। लेकिन म्यूचुअल फंड भी दोषहीन नहीं होते, वे लगभग ऐसा होते हैं और इसी शब्द से सारा अंतर आता है। अपनी खामियों की वजह से ज्यादातर फंड का प्रदर्शन बाजार से कमतर होता है, निवेशकों से ज्यादा प्रभार लेते हैं, टैक्स का सिरदर्द बढ़ जाता है और प्रदर्शन में अनिश्चित परिवर्तन आते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को फंड का चयन काफी सोच समझकर करना चाहिए, जिससे अंत में भारी नुकसान ना झेलना पड़े। चार्ट में शीर्ष पर ज्यादातर लोग केवल इसलिए कोई फंड खरीद लेते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ये मानते हुए कि ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा। और क्यों ना हो, मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव ये भरोसा करना होता है कि लघु अवधिक परिणामों से दीर्घावधिक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इससे अधिक हम अपने निजी अनुभव से जान सकते हैं कि कुछ प्लम्बर बाकी सबसे काफी अच्छे होते हैं, कुछ बेसबॉल खिलाड़ी के होम रन मारने की संभावना ज्यादा होती है, हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में सतत रूप से शानदार खाना मिलता है तथा होशियार बच्चे निरंतर अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं, हमारे चारों ओर कौशल और दिमाग व कड़ी मेहनत पहचानी जाती है, पुरस्कृत होती है और निरंतर दोहराई जाती है। यदि कोई फंड बाजार को मात दे देता है तो हमारा अंतर्बोध हमसे कहता है कि इसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए रखें। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में भाग्य कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि मैनेजर सही समय पर बाजार के सही किनारे पर हो तो वह बुद्धिमान दिखता है, लेकिन तभी अचानक जो हॉट था वो कोल्ड हो जाता है और तब मैनेजर का IQ 50 बिंदु तक सिकुड़ जाता है। चित्र 9-1 दर्शाता है कि 1999 में बाजार के सबसे हॉट फंड के साथ क्या हुआ। एक और याद रखने वाली बात यह है कि बाजार का सबसे हॉट मार्केट सेक्टर जैसे 1999 में टेक्नोलॉजी था, वो अक्सर लिक्विड नाइट्रोजन जैसा ठंडा हो जाता है और ये अत्यधिक तेज गति और बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। और ये एक याद रखने वाली बात है कि शुद्ध रूप से पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना निवेशक के लिए सबसे मूर्खतापूर्ण चीज है। वित्तीय विद्वानों ने तकरीबन आधी शताब्दी म्यूचुअल फंड प्रदर्शन का अध्ययन किया और अनेक बिंदुओं पर वे वास्तव में एकमत है। पहला, औसत फंड में शेयरों को इस तरह भली भांति नहीं चुना जाता कि इसके साथ शोध और सौदे की लागत पूरी की जा सके। दूसरा, फंड का खर्च जितना अधिक होगा उसका रिटर्न उतना ही कम होगा। तीसरा, फंड अपने स्टॉक्स का जितना ज्यादा सौदा करेगा उसकी कमाई का रुख उतना ही कम होता जाएगा। कोर्स,
लगभग हर उद्योग में विशेषज्ञता रखने वाले सेक्टर फंड उपलब्ध हैं और ये फंड लगभग 1920 के दशक से अस्तित्व में है। लगभग 80 वर्षों के इतिहास के बाद हमारे पास बड़ी मात्रा में प्रमाण मौजूद हैं। किसी भी वर्ष का सबसे आकर्षक और सबसे लोकप्रिय सेक्टर अक्सर अगले वर्ष सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक सेक्टर होता है। इस प्रकार खाली हाथ शैतान का घर होता है, उसी प्रकार सेक्टर फंड निवेशकों के पतन का कारण होता है। उच्च अस्थिरता वाले फंड जिनमें औसत से अधिक उतार चढ़ाव आता है, उनके अस्थिर रहने की संभावना रहती है। अतीत में उच्च रिटर्न देने वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं होती है। अतीत में उनके रिटर्न के आधार पर भविष्य में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंडों को चुनने की अपनी संभावना लगभग उतनी ही अधिक है जितनी कि बिगफुट और एबोमिनेबल स्नोमैन दोनों अपनी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बैले चप्पल में दिखाई दें। दूसरे शब्दों में, आपके मौके शून्य नहीं है, लेकिन वे इसके बहुत करीब हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। सबसे पहले तो अच्छा फंड तलाशना मुश्किल क्यों होता है, यह जानने में से आपको अधिक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी। दूसरा, हालांकि पिछला प्रदर्शन भावी रिटर्न के लिए कमजोर भविष्यवक्ता होता है, लेकिन ऐसे दूसरे कारक भी हैं जिनका उपयोग करके आप अच्छे फंड तलाशने की अपनी संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। अंत में, फंड का मूल्य तभी शानदार हो सकता है जब ये बाजार को मात ना दे सके। ये आपको ऐसा आर्थिक रास्ता प्रदान करता है जिससे आप अपनी होल्डिंग को विविधीकृत कर सकते हैं और अपने लिए इतना समय बचा सकते हैं जिसे आप अपने लिए शेयर चुनने के अलावा और कामों में दे सकते हैं। पहला अंतिम होगा, विजयी होने वाले फंड विजेता क्यों नहीं बने रह पाते। फंड का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, इसके निवेशकों को उतनी ही ज्यादा बाधाओं का सामना करना होगा। माइग्रेटिंग मैनेजर्स, जब कोई स्टॉक चुनने वाला मिडास की तरह छूकर सोना बना देता हो तो हर कोई उसे चाहेगा, जिनमें प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी शामिल होंगी। अगर आपने ग्लेन बिकरस्टॉफ के कौशल से लाभ कमाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियम इक्विटी फंड लिया था, जिसमें 1997 में 47.5% की वृद्धि हुई थी, तो यह आपका दुर्भाग्य बन जाएगा। मध्य 1998 में TCW ने उन्हें अपने यहाँ TCW गैलीलियो सेलेक्ट इक्विटीज फंड को चलाने के लिए रख लिया था और अगले 4 में से 3 वर्षों तक ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पीछे रहा। यदि आपने 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड को खरीदा था ताकि एरिसन सुलिवान के उच्च रिटर्न का लाभ ले सकें, तो उन्होंने 2000 में अपना खुद का हेज फंड आरंभ करने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उनके पिछले फंड के मूल्य में आगामी 3 वर्षों में 1/3 से भी अधिक की कमी आई। उन्होंने इससे पहले 1997 से अपने शेयरधारकों से धन को लगभग 3 गुना कर दिया था। एसेट एलिफंटाइसिस, जब एक फंड उच्च रिटर्न कमा रहा होता है तब निवेशक ध्यान देने लगते हैं। वे कुछ ही हफ्तों में कई $100 बिलियन लगा देते हैं। इससे फंड मैनेजरों के पास कुछ ही विकल्प रह जाते हैं और वे ज़्यादा अच्छे नहीं होते। वह इन पैसों को जरूरत के दिनों के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यदि शेयरों के भाव बढ़ते रहें तो नकद पर मिलने वाला कम रिटर्न फंड परिणामों को घटा देता है। वह संचित धन को उन स्टॉक्स पर लगा सकता है जो पहले से ही उसके पास है, जो संभव है उन्हें पहली बार खरीदे जाने के बाद से चढ़े हों, और यदि वो कई $मिलियन और खर्च देगा तो ये खतरनाक ढंग से ओवर वैल्यू हो जाएंगे। या वह ऐसे नए शेयर भी खरीद सकता है जिन्हें खरीदना पहले उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे इस बारे में जड़ से पड़ताल करनी होगी और उनसे ज़्यादा कंपनियों पर नज़र बनाए रखनी होगी जितना वो पहले रखता था। अंत में, जब $100 मिलियन का निम्बल फंड अपने 2% एसेट या $2 मिलियन मीनो कॉर्प में लगाता है, जिस स्टॉक का कुल बाजार मूल्य $500 मिलियन है, तो ये मीनो के 1% के आधे से भी कम की खरीद होती है। लेकिन बेहतर प्रदर्शन के कारण यदि निम्बल फंड $10 बिलियन का हो जाता है तो इसके अपने 2% एसेट निवेश का मतलब कुछ $200 मिलियन है, जो मीनो के मूल्य का लगभग आधा है, जो ऐसा स्वामित्व है जिसकी अनुमति फेडरल कानून नहीं देते। यदि निम्बल का पोर्टफोलियो मैनेजर अब भी छोटे स्टॉक्स खरीदना चाहता है तो उसे अपना धन और ज़्यादा कंपनियों पर खर्च करना होगा और इससे संभवतः वो कहीं पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकेगा। अब काल्पनिक कवायद और नहीं, कुछ कंपनियां अपने फंड के पोषण में सिद्धरस्त होती हैं। वे जनता को बेचने के पूर्व इनका परीक्षण करती हैं। आमतौर पर इस वक्त इसके शेयरधारकों में केवल कंपनी के कर्मचारी और खुद फंड कंपनी के सहयोगी कंपनियां होती हैं। इन्हें छोटा रखते हुए प्रायोजक इस पोषित इनक्यूबेटिव फंड की जोखिमपूर्ण रणनीतियों का उपयोग गिनीपिन्स के तौर पर करते हैं,
जो छोटी धनराशि के लिए अच्छी रहती है, जैसे वास्तव में छोटे शेयर खरीदना या शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग में तेज ट्रेडिंग। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि ये सुपरस्टार प्रबंधक अपने पूर्व फंड के साथ बने रहते तो उनका प्रदर्शन बेहतर रहता। हम सिर्फ एक बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन प्रबंधकों के बिना इन दोनों फंड में ने बुरा प्रदर्शन किया था। अगर उनकी रणनीति सफल रहती तो फंड आम निवेशकों को बड़ी संख्या में लुभाने के लिए इसके निजी रिटर्न को सार्वजनिक करते हैं। कई मामलों में फंड मैनेजर प्रबंधन फीस को भी देव प्रभाव मुक्त कर देते हैं, जिससे नेट रिटर्न बढ़ जाता है। और जब इसका उच्च रिटर्न बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है तो बाद ये फीस लगा देते हैं। निरपवाद रूप से पोषित और फीस मुक्त फंड के रिटर्न बाहरी निवेशकों द्वारा कई बिलियन डॉलर इसमें लगा देने के बाद कमजोर होकर औसत रह जाते हैं। व्यय वृद्धि छोटे ब्लॉकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में शेयरों का व्यापार करने में अक्सर अधिक खर्च होता है। कम खरीदारों और विक्रेताओं के साथ इनका मिलान करना कठिन होता है। फंड जिसमें 100 मिलियन डॉलर की एसेट हो, उसकी ट्रेडिंग लागत संभवतः सालाना 1% तक हो सकती है, लेकिन यदि इससे मिलने वाले उच्च रिटर्न फंड को 10 मिलियन डॉलर तक अल्प अवधि में तेजी से बढ़ा देते हैं तो यह सौदा सहज ही उन एसेट्स का कम से कम 2% निकल जाएगा। पारंपरिक फंड अपने स्टॉक को एक बार में केवल 11 महीने तक होल्ड पर रखते हैं, जिससे ट्रेडिंग लागत रिटर्न को छहकारी तेजाब की तरह लील जाती है। इसी बीच फंड को चलाने में लगने वाली अन्य लागत कम तो शायद ही हो, बल्कि एसेट बढ़ने के कारण वो कई बार बढ़ ही जाती है। यदि परिचालन खर्च औसतन 1.5% और ट्रेडिंग लागत लगभग 2% हो तो पूर्व लागत को बाद की लागत के बराबर करने के लिए पारंपरिक फंड को बाजार को 3.5% बिंदु प्रतिवर्ष से मात देनी होगी। भेड़ चाल अंत में जब फंड सफल हो जाता है तो इसके मैनेजरों में घबराने और अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। फंड के बढ़ने पर इसकी फीस और अधिक लाभदायक हो जाती है। इसकी वजह से इसके मैनेजर ऐसा कुछ भी करने के अनिच्छुक हो जाते हैं जिससे चीजें बिगड़ जाएं। मैनेजरों ने अपने शुरुआती हाई रिटर्न हासिल करने के लिए जो मोल जोखिम लिया था वो अब निवेशकों को दूर ले जा सकता है और मोटी फीस वाली आमदनी खतरे में पड़ सकती है। इस तरह सबसे बड़ा फंड एक अधिक खाई भेड़ों के झुंड जैसा हो जाता है जो सभी सुस्ती से कदम मिलाकर चलती है और एक साथ ही आवाज करती है। लगभग सभी ग्रोथ फंड के पास सिस्को और जी और माइक्रोसॉफ्ट और फाइजर और वालमार्ट और वे भी लगभग समान मात्रा में होते हैं। यह व्यवहार इतना ज्यादा प्रचलित है कि वित्तीय विद्वान इसे सहजे झुंड बनाना कह देते हैं। कोट से यहाँ पर यह दूसरा सबक है। सफल होने के लिए एक निवेशक को उन चुनिंदा शेयरों की सूची में से उन शेयरों को खरीदने से बचना चाहिए जिसमें बड़े बड़े संस्थानों ने पैसा लगाया हुआ है, या फिर उसे अधिक धैर्यपूर्वक उन शेयरों का मालिक बने रहना चाहिए। देखिए एरिक आर सिरगी और पीटर दुफानो। लेकिन अपनी फीस आय का बचाव करके फंड मैनेजर अपने बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता से समझौता कर लेते हैं। इस भारी लागत और खराब व्यवहार के कारण ज्यादातर फंड अपनी आय को कायम रखने में विफल रहते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इनके उच्च रिटर्न बिना फ्रिज की मछली जितने ही नासवान होते हैं। इसमें अतिरिक्त समय बीतने के साथ ही उनके अत्यधिक व्यय के अवरोध के कारण अधिकांश फंड पीछे और बहुत पीछे होते जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक इंडेक्स फंड की पहचान करें जिसके पास बाजार के सभी स्टॉक हर वक्त उपलब्ध रहते हैं और जिनमें सबके अच्छे को चुनने और सबसे बुरे से बचने का दिखावा ना किया हो और जो आगे चलकर ज्यादातर फंड को मात दे सके। यदि आपकी कंपनी आपके 401 के में कम लागत वाला इंडेक्स फंड नहीं देती है तो अपने सहकर्मियों की मदद ले और इसे जोड़ने की प्रार्थना करें। यह 0.2% वार्षिक न्यूनतम परिचालन अधिभार वाला है और इसकी वार्षिक ट्रेडिंग लागत मात्र 0.1% है, जिससे इंडेक्स फंड को अजय लाभ मिल जाता है। यदि शेयरों से आगामी 20 वर्षों में मान लीजिए 7% का वार्षिक रिटर्न मिलता है तो वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड का रिटर्न बस 6.7% से कम होगा, जिससे $10,000 का निवेश $36,000 से अधिक हो जाएगा। लेकिन औसत स्टॉक फंड जिसमें 1.5% का परिचालन खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत होती है, उसमें भाग्य से ही वर्ष भर में 3.5% का इजाफा होगा। इसमें $10,000 का निवेश $20,000 से भी कम होगा, जो इंडेक्स फंड परिणामों से लगभग 50% कम है।
इंडेक्स फंड में बस एक बड़ी खामी होती है, ये उबाऊ होते हैं। आप कभी भी बारबेक्यू पार्टियों के दौरान सीख ही नहीं भगा सकते कि आपके पास देश का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला फंड है। आप कभी ये डिंग नहीं मार सकेंगे कि आपने बाजार को मात दी है, क्योंकि इंडेक्स फंड का कम बाजार के रिटर्न के अनुकूल रहना है, ना कि इससे अधिक होना। आपका इंडेक्स फंड मैनेजर पासे फेंक कर वह दाव नहीं लगा सकता कि अगला सबसे शानदार उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट्स या टेलीपैथिक वेट लॉस क्लिनिक में से कौन सा होगा। फंड में हमेशा हर तरह का स्टॉक होता है, ना कि सिर्फ मैनेजर का सर्वोच्चतम अंदाजा की अगली पीढ़ी चीज क्या होगी। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, इंडेक्सिंग का लागत लाभ लगातार बढ़ता रहता है। इंडेक्स फंड को 20 वर्ष से अधिक के लिए होल्ड पर रखें, जिसमें आप प्रतिमाह नई राशि जोड़ते रहें और आप बड़ी संख्या में पेशेवर और व्यक्तित्व निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में काफी बाद में ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड की सर्वोत्तम विकल्प के तौर पर प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। कोट्स, आश्चर्यजनक रूप से यह दृष्टांत इंडेक्स फंड के लाभ को कम करके बताता है, क्योंकि जिस डेटाबेस से इसे लिया गया है उसमें इन अवधियों में गायब हो गए सैकड़ों फंड के ट्रैक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। यदि इसे अधिक सटीकता से मापा जाए तो इंडेक्सिंग का लाभ अधिक शक्तिशाली नजर आएगा। टिल्टिंग द टेबल्स, जब आप सब कमजोरियों को जोड़ लेते हैं तो हैरानी की बात यह नहीं है कि इंडेक्स को मात देने वाले फंड बहुत कम हैं, बल्कि यह है कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है, फिर कुछ कर भी पाते हैं तो इन सब से कौन सी विशेषताएं एक जैसी होती हैं। इनके मैनेजर सबसे बड़े शेयरधारक हों। फंड मैनेजरों के भले और निवेशकों के भले के बीच का हित संघर्ष तब कम हो जाता है जब फंड शेयरों में सबसे बड़ा स्वामित्व खुद मैनेजरों का हो। यहाँ तक कि लॉन्ग लाइफ पार्टनर्स जैसे कुछ फर्में अपने कर्मचारियों को अपने समय के फंड के अलावा कुछ भी रखने से मना करती हैं। लॉन्ग लीफ की तरह डेविस और एफपीए जैसी अन्य फर्मों में भी मैनेजरों के पास इतने अधिक फंड होते हैं कि वह अधिक धन का इस तरह प्रबंधन कर सकते हैं जैसे यह उन्हीं का हो। इससे संभावना कम हो जाती है कि वे फीस बढ़ाएंगे। फंड या तो विशाल आकार में बढ़ जाते हैं, यह आपको एक बुरा टैक्स बिल का झटका दे सकते हैं। किसी फंड का प्रॉक्सी बयान व स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों ही एनडीआर के डेटाबेस के माध्यम से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास उपलब्ध है। इससे पता चल सकता है कि क्या किसी फंड के शेयरों में से कम 1% पर मैनेजरों का स्वामित्व है। सस्ते होते हैं। फंड कारोबार के सबसे आम निवेशकों में से एक यह है कि आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं। इनके उच्च रिटर्न इनकी उच्च फीस का सर्वोत्तम प्रमाण है। इस तर्क के साथ दो समस्याएं हैं। पहले, यह सत्य नहीं है। दशकों की शोध से प्रमाणित हुआ है कि उच्च फीस वाले फंडों के रिटर्न आप समय के साथ कम हो जाती है। दूसरा, उच्च रिटर्न अस्थायी होते हैं, जबकि उच्च फीस लगभग चट्टान जैसी अस्थायी होती हैं। अगर आप किसी फंड को उसके शानदार रिटर्न के कारण खरीदते हैं तो अंत में शायद आपके साथ केवल मुट्ठी भर ठंडी राख लगेगी, लेकिन फंड स्वामित्व की लागत संभवतः निश्चित ही कम नहीं होगी। कोर्स, बेंजामिन ग्राहम मेमोर्स ऑफ द डीन ऑफ वॉल स्ट्रीट सेमिर चैटमैन। जैसा कि वॉरेन बफेट ने अपनी 1996 की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है, अधिकांश निवेशक दोनों संस्थागत और व्यक्तिगत पाएंगे कि न्यूनतम शुल्क लेने वाले इंडेक्स फंड के जरिए सामान्य शेयरों को खरीदना इसका सबसे अच्छा तरीका है। यह निश्चित है कि इसका मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों द्वारा प्राप्त शुद्ध परिणाम अधिकांश पेशेवर निवेशकों द्वारा प्राप्त शुद्ध परिणामों, शुल्क और अव्यय के बाद को मात दे देगा। भिन्न होने के साहस। जब पीटर लिंच फिडेलिटी मैगलन को चलाते थे तो वे उन सबको खरीद लेते थे जो उन्हें सस्ता लगता था, भले ही अन्य फंड मैनेजर कुछ भी खरीद रहे हो। 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेश ट्रेजरी बॉन्ड्स में था। इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर को अपना टॉप होल्डिंग बनाया, जबकि ज्यादातर विशेषज्ञ इस ऑटो निर्माता के दिवालिया होने की उम्मीद कर रहे थे। तब 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगलन के लगभग 20% को होंडा, नार्स हाइड्रो और वोल्वो जैसे विदेशी स्टॉक्स में लगाया। इससे पहले कि आप यूएस स्टॉक फंड खरीदें, इसकी नवीनतम रिपोर्ट में सूचीबद्ध होल्डिंग्स की तुलना S&P 500 इंडेक्स के रोस्टर से करें। अगर वे एक जैसे दिखाई दें तो कोई दूसरा फंड खरीदें। वे दरवाजे बंद कर देते हैं। सबसे अच्छे फंड अक्सर नए निवेशकों को नहीं मिलते। वे केवल अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त खरीद की अनुमति देते हैं। इससे नए खरीदारों की आवेगपूर्ण खरीद पर भी रोक लगती है, जो शीर्ष पर भीड़ लगाना चाहते हैं, और फंड का एसेट एलिफेंटाइसिस के कष्ट की बचाव भी होता है। इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर आपसे पहले अपना खुद का धन नहीं लगाते।
लेकिन समापन पहले होना चाहिए, फंड आकार में विस्फोट के बाद नहीं। दरवाजा बंद रखने के शानदार रिकॉर्ड वाली कंपनियों ने में लॉन्ग लीफ, न्यूमरिक, आकमार्क, टीबी प्राइस, वैनगार्ड और वासेस शामिल हैं। विज्ञापन नहीं करते। जैसा प्लेटो में द रिपब्लिक में कहा है कि आदर्श शासक वही है जो शासन न करना चाहता हो, वैसे ही सबसे अच्छे फंड मैनेजरों का व्यवहार अक्सर ऐसा होता है जैसे आपसे धन ना चाहते हो। वे वित्तीय टेलीविजन पर नियमित रूप से नहीं आते या अपने रिटर्न के नंबर 1 होने के डींगे नहीं मारते। छोटे से स्थिर मायर्स एंड पावर्स ग्रोथ फंड की तो 2001 तक वेबसाइट भी नहीं थी और अब भी केवल 24 राज्यों में शेयर बेचे जाते हैं। टारे फंड ने 1990 की शुरुआत से ही कभी रिटेल विज्ञापन नहीं चलाया। तो आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अधिकांश फंड खरीदार सबसे पहले पिछले प्रदर्शन को देखते हैं, फिर प्रबंधक की साख और इसके बाद फंड में जोखिम और अंत में यदि आवश्यकता हुई तो फंड का खर्च। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी इन्हीं चीज़ों को देखता है, लेकिन विपरीत क्रम में, क्योंकि फंड के खर्च का पूर्व अनुमान लगाना इसके भावी जोखिम या रिटर्न से ज़्यादा आसान होता है। तो आपको इसे ही अपना सबसे पहला फिल्टर बनाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि फंड के वर्ग के अनुसार वार्षिक परिचालन आय के इन स्तरों से अधिक का भुगतान किया जाए। कर योग और म्युनिसिपल बॉन्ड्स 0.75%, यूएस इक्विटी बड़े व मध्यम आकार स्टॉक्स 1% हाई यील्ड जंक बॉन्ड 1%, यूएस इक्विटी स्मॉल स्टॉक्स 1.25%, विदेशी स्टॉक्स 1.50%। तत्पश्चात जोखिम का आकलन करें। हर फंड के लिए अपने प्रोस्पेक्टस या खरीदार निर्देशिका में एक बार ग्राफ दिखाना जरूरी होता है जिसमें उसके तिमाही के सबसे बड़े नुकसान दिखाए गए हों। यदि आप 3 महीनों में कम से कम इतना धन गंवाने को तैयार ना हो तो कहीं और जाएं। फंड का मॉर्निंग स्टार रेटिंग जांचना महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्निंग स्टार फंड को स्टार रेटिंग देती है, जिस पर आधारित होती है कि वे अपना रिटर्न कमाने में कितना जोखिम लेते हैं। 1 स्टार सबसे निकृष्ट व 5 सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन बीते प्रदर्शन की ही तरह ही रेटिंग भी अतीत के बारे में बताती है। यह आपको बताती है कि कौन से फंड सर्वोत्तम थे, ना कि कौन से अच्छे रहेंगे। 5 स्टार फंड में उलट पुलट की आदत होती है कि वे 1 स्टार फंड से आशा से कम सफलता प्राप्त करते हैं। तो पहले एक कम लागत वाला फंड तलाशें जिनके प्रबंधक उसके प्रमुख शेयरधारक हों, भिन्न होने का साहस रखें, अपने रिटर्न को हाइप ना करते हो और इससे पहले कि ये आकार में बहुत बड़े हो जाएं, इसे बंद करने को तैयार रहें। तभी और केवल तभी उनकी मॉर्निंग स्टार रेटिंग को देखें। अंत में वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें। याद रखें कि यह भावी रिटर्न का क्षीण पूर्व अनुमान है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, अतीत के विजेता अक्सर कल के हारने वाले होते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने दिखाया है एक चीज तय है, बीते कल के हारने वाले लगभग कभी भी कल के विजेता नहीं बन पाते। तो ऐसे फंड से बचें जिनका अतीत में रिटर्न निरंतर खराब रहा है, खासकर जब उनका वार्षिक व्यय औसत से अधिक हो। क्लोज एंड फंड की बंद दुनिया। क्लोज एंड स्टॉक फंड हालांकि 1980 के दशक के दौरान लोकप्रिय थे, वे धीरे धीरे कमजोर होते गए। आज केवल 30% ही डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक इक्विटी फंड हैं। इनमें से कई छोटे, एक दिन में केवल कुछ ही 100 ही ट्रेड होते हैं, जिनमें खर्च उच्च और अजीब रणनीतियां होती हैं, जैसे मॉर्गन फंसियर जो बूच, कैसीनो और सिगरेट जैसे आदत बनाने वाले उद्योगों के विशिष्ट शेयर हैं। क्लोज एंड फंड पर शोध करने वाले विशेषज्ञ लिपर इंक के डोनाल्ड कैसिडी ग्राहम के पिछले अवलोकन की पुष्टि करते हैं। डिस्काउंट पर ट्रेडिंग करने वाले डाइवर्सिफाइड क्लोज एंड स्टॉक्स फंड का प्रदर्शन न केवल प्रीमियम पर ट्रेडिंग करने वालों की तुलना में बेहतर होता है, बल्कि इसमें औसतन ओपन एंड म्यूचुअल फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है। फिर भी दुख की बात है कि डाइवर्सिफाइड क्लोज एंड स्टॉक फंड कभी अस्पष्ट सिकुड़ते बाजार में भी डिस्काउंट पर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन क्लोज एंड बॉन्ड फंड सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, जिनमें म्युनिसिपल बॉन्ड क्षेत्र में विशेष रूप से ठोस विकल्प उपलब्ध है। जब ये फंड डिस्काउंट पर ट्रेड होते हैं तो इनकी यील्ड बढ़ती है और ये तब तक आकर्षक हो सकते हैं जब तक इनका वार्षिक खर्च पहले सूचीबद्ध सीमाओं से कम रहे। एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले नए किस्म के इंडेक्स फंड की संभावना भी तलाशी जा सकती है। कई बार ये कम लागत वाले ETF इकलौता साधन होते हैं जिनसे निवेशक संकीर्ण बाजार में प्रवेश कर पाता है, जैसा कि बेल्जियम आधारित कंपनियां या सेमीकंडक्टर उद्योग के शेयर। कोट्स एक म्यूचुअल फंड के विपरीत एक क्लोज एंड फंड सीधे नए शेयर खरीदारों के इच्छुक
व्यक्ति को नए शेयर जारी नहीं करता है। दरअसल एक निवेशक फंड से नए शेयर नहीं खरीद सकता है, इसके बजाय उसे शेयर बेचने के इच्छुक शेयरधारक से ही शेयर खरीदना होता है। ऐसे में इन शेयरों की कीमत उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के ऊपर और नीचे उतरती चढ़ती है। हालांकि यह उतार चढ़ाव आपूर्ति और मांग के आधार पर होता है। अन्य इंडेक्स ईटीएफ बड़ा बाजार उपलब्ध कराते हैं, हालांकि आमतौर पर उन निवेशकों के लिए ठीक नहीं होते जो नियमित रूप से धन लगाना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर आपके किए हर नए निवेश पर अलग कमीशन प्रभार लेते हैं। जाने कि कब बेचना है। एक बार फंड का स्वामित्व मिल जाने के बाद आप कैसे जानेंगे कि इसे बेचने का वक्त आ गया है। इनमें से आम सलाह यही रहती है कि फंड को उस वक्त बेच दे जब ये बाजार या ऐसे ही पोर्टफोलियो से 1 या 2 या फिर 3 वर्ष तक सतत कमतर प्रदर्शन करता रहे। लेकिन इस सलाह में से कोई मायने नहीं है। अपने जन्म वर्ष 1970 से लेकर 1999 तक सिकोया फंड S&P 500 इंडेक्स में 29 में से 12 वर्ष तक या पूरे काल में 41% से अधिक कम प्रदर्शन करता रहा। इसके बावजूद इस अवधि में इंडेक्स के 4,900 के मुकाबले सिकोया को 12,500% से अधिक का लाभ हुआ। अधिकांश फंड का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए लड़खड़ाता रहता है क्योंकि वे जिस प्रकार के शेयरों को प्राथमिकता देते हैं वे अस्थायी रूप से पसंदीदा नहीं रहते। अगर आपने किसी खास शैली में निवेश के लिए मैनेजर को रखा है तो उसने जो करने का वादा किया था वो करने के लिए उसे नौकरी से क्यों निकालना। किसी निवेश शैली के चलन से बाहर हो जाने पर बेचने से न केवल आपका नुकसान होगा बल्कि आप इसकी अनिवार्य क्षतिपूर्ति से भी वंचित रह जाएंगे। एक अध्ययन दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 तक प्रतिवर्ष खुद अपने फंड को 4.7% बिंदु कम प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उच्च पर खरीदते थे और कम पर बेचते थे। तो आपको इसे कब बेचना चाहिए? कुछ निश्चित संकेत निम्न है। कोर्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड के विपरीत जब आप इंडेक्स ईटीएफ को खरीद या बिक्री करते हैं तो वह मानक स्टॉक कमीशन के अधीन होते हैं और अक्सर इस कमीशन का मूल्यांकन किसी अतिरिक्त खरीद या पुनर्जीवित लाभांश के अनुसार किया जाता है। रणनीतिक में तेज और अप्रत्याशित बदलाव, जैसे कि वैल्यू फंड 1999 में टेक्नोलॉजी स्टॉक से भर गया या ग्रोथ फंड ने 2002 में इंश्योरेंस स्टॉक की जमकर खरीदारी की। खर्च में वृद्धि इस बात का संकेत है कि मैनेजर खुद अपने जेबें भर रहे हैं। बड़े और नित्य टैक्स बिल, अत्यधिक ट्रेडिंग के कारण उत्पन्न अचानक रिटर्न, अनियमित होना, कभी पहले रूढ़िवादी रहे फंड में बड़े हानि होना या बड़ा मुनाफा होना। हमें अपना ऊर्जा बोर्ड क्यों पसंद है? हमें इससे अच्छा महसूस होता है कि हम यकीन करते हैं कि सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि हम भविष्य के लिए सबसे अच्छे फंड चुन सकते हैं। इससे हमें एक दिलकश उत्तेजना होती है कि हमारे निवेश का प्रारंभ हमारे अपने हाथ में है। मैं यहाँ नियंत्रण में हूँ का एहसास मानवीय अवस्था का हिस्सा है। इसे ही मनोवैज्ञानिक अति आत्मविश्वास कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है कि यह कैसे काम करता है। 1999 में मनी पत्रिका ने 500 से भी ज्यादा लोगों से पूछा क्या उनके पोर्टफोलियो ने बाजार को मात दी है। हर बार में से एक व्यक्ति ने हाँ कहा। जब उनसे रिटर्न के बारे में बताने को कहा गया तो इनमें से 80% निवेशकों ने बाजार से कम लाभ की बात कही। 4% को पता ही नहीं था कि उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, लेकिन वह सुनिश्चित थे कि उन्होंने किसी न किसी तरह बाजार को मात दी है। एक स्वीडिश अध्ययन में गंभीर कार दुर्घटनाओं में शामिल रहे ड्राइवरों से उनके ड्राइविंग कौशल को रेट करने के लिए कहा गया। इन लोगों में वे शामिल थे जिन्हें पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो दुर्घटनाओं में इतनी बुरी तरह घायल हुए थे कि उन्होंने सर्वे के जवाब अस्पताल के बिस्तर से दिए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे औसत ड्राइवरों से अच्छे हैं। 2000 के उत्तरार्ध में किए गए सर्वेक्षण में टाइम और CNN ने 1000 से अधिक संभावित मतदाताओं से पूछा क्या उनके अनुसार वे आय के पैमाने पर आबादी के शीर्ष 1% में आते हैं। उनमें से 19% ने खुद को अमेरिका के सबसे अमीर 1% लोगों में बताया। 1997 के उत्तरार्ध में 750 निवेशकों के सर्वे में पाया गया कि 74% को विश्वास था कि उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स निरंतर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 को प्रतिवर्ष मात देगी। फिर भले अधिकांश फंड दीर्घावधि में S&P 500 को मात देने में विफल रहते हैं, कई तो किसी भी वर्ष ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह का आशावाद हालांकि एक स्वस्थ मानस का सामान्य संकेत है, लेकिन केवल इससे ही यह अच्छी निवेश नीति नहीं हो सकती। इस पर यकीन करना समझदारी है कि आप केवल उसी चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो वास्तव में पूर्व अनुमान करने योग्य हो। जब तक आप यथार्थवादी न हो, आपकी आत्मसम्मान की तलाश आत्म विफलता में समाप्त होगी। देखें,
जैसा कि निवेश सलाहकार चार्ल्स एलिन कहते हैं, अगर आप विवाहित रहने को तैयार नहीं तो विवाह ना करें। फंड निवेश भी ऐसा ही है। यदि आप किसी फंड को कम से कम 3 कमजोर वर्षों तक पकड़े रहने को तैयार ना हो तो इन्हें ना खरीदें। फंड निवेश के लिए धैर्य इकलौता सबसे शक्तिशाली साथी है। यहीं पर अध्याय 9 और अध्याय 9 का जो रिपोर्ट है वो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।